पता है दैट इस दुनिया में 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग अस्थमा के पेशेंट्स हैं? जी हां, 5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन अस्थमा से पीड़ित है और ये बहुत ही बड़ा नंबर है। एंड इसीलिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में है अस्थमा को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब अस्थमा होता क्या है? अस्थमा को कुछ लोग मेडिकली एस्मा भी बोलते हैं, बट हम इस वीडियो में इसको अस्थमा ही रेफर करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी से अंडरस्टैंड हो जाए। अब अस्थमा होता क्या है? अस्थमा वो बीमारी है जिसमें कि आपकी बॉडी में एक इंफ्लेमेटरी रिएक्शन हुआ है, आपकी बॉडी में स्पेसिफिकली इन योर एयरवे। एयरवे मीनिंग जहां से हम सांस लेते हैं, नाक से लेकर नॉस्ट्रल से चालू होता है, देन ट्रैकिया में आता है, देन ब्रोंकस में आता है। ये पाइपलाइन है आपके एयर फ्लो की जो कि लंग्स तक एयर ले जाती है। अगर इस एयरवे में इंफ्लेमेशन हो जाती है, ये अस्थमा के पेशेंट्स में इंफ्लेमेशन होती है, ये इंफ्लेमेशन एयरवे को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, नैरो कर देती है। जब ये एयरवे जो हवा ले जाता है बाहर के एटमॉस्फेयर से आपके लंग तक, अगर ये नैरो हो जाएगी तो आपके लंग्स को एयर नहीं मिलेगी, आपके लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आपके लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एंड समटाइम्स एक्यूट केसेस में ये डेथ भी कॉज कर सकता है बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज हाउ डेंजरस asthma can be, and hence asthma is basically an inflammatory reaction, an allergic inflammatory reaction जो कि कुछ लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब इसका कॉज क्या है, क्यों होता है? इसके बहुत सारे कॉज हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है एटोपी। एटोपी एक ट्रायड है। इसमें क्या क्या होता है? एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है कुछ लोगों को, मींस स्किन पे एलर्जीज होती हैं कुछ लोगों को। देन उनको एलर्जिक राइनाइटिस होता है, मतलब खांसी जुकाम सीजन चेंज होते ही डस्ट में, पोल्यूशन में तुरंत हो जाता है, इसे हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एंड तीसरा होता है अस्थमा। अस्थमा में हो क्या रहा है? एटोपी के केस में एक हाइपर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स जब सांस लेंगे, पोल्यूशन आएगा या एलर्जन आएगा तो वो नॉर्मली कफ अप कर देंगे उसको या कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों में जिनमें एटोपी होती है, उनमें जब वो पोल्यूटेंट या एलर्जन आता है, वो एक एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन जब आपके एयरवे में होता है, जो नलियां हैं हवा की उसमें होता है, तो उनमें इन्फ्लेमेशन उन नलियों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, उनको नैरो कर देता है और ऑक्सीजन का बहाव, एयर का बहाव लंग्स तक नहीं जा पाता है प्रॉपरली। तो ये हो गया एटोपी। और बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि पैसिव स्मोकिंग, देन इंडोर एंड आउटडोर एलर्जेंस हो सकते हैं, कुछ केसेस में इंफेक्शन हो सकता है, जेंडर हो सकता है, जेनेटिक्स हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है, बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस है। मेजर रीजन है एटोपी। अब इस डिस्कशन से आप ये जरूर समझ गए होंगे कि जिन लोगों को अस्थमा है या जो अस्थमा से डायग्नोज्ड हैं, उनको ट्रिगर फैक्टर से दूर रहना है। उन्हें ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि क्या ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स हैं, क्या ऐसे एलर्जेंस हैं जो कि अस्थमा का अटैक उनको कॉज करते हैं, तो उनको वो ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों में डस्ट की वजह से हो जाता है, कुछ लोगों में पोल्यूशन की वजह से हो जाता है, कुछ लोगों में स्मोक के धुएं की वजह से हो जाता है, कुछ लोगों में आटे के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे हो जाता है, कुछ लोगों को पोलन से हो जाता है, मतलब जब फरवरी मार्च के महीने में पोलन्स सिक्रीट होते हैं प्लांट से, फ्लावर से, तो उनसे हो जाता है, पोलन एलर्जी बोलते हैं। तो ये सब एलर्जन है, ये सब ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो कि अस्थमा का अटैक कॉज कर सकते हैं। और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। तो जो भी अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि ट्राई करिए आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपके अटैक को एग्रीवेट करता है, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उससे हमेशा दूर रहिएगा। नाउ ये तो हो गया प्रिवेंशन। नाउ इसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या हैं? अस्थमा की ट्रीटमेंट मोडालिटीज दो हिस्सों में, ब्रॉड हिस्सों में बांटी गई है। पहला है ब्रोंकोडायलेटर्स एंड सेकंड है कंट्रोलर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं? वो एक ऐसी मेडिकेशंस होते हैं, हम देते हैं सैलब्यूटामॉल और टर्ब्यूटेलिन पफ्स। ये बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट टेक्निकली मैंने बताया, लेकिन हमें ये याद रखना है कुछ होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, सैलब्यूटामॉल और टर्ब्यूटेलिन। ये क्या करते हैं? आपके एयरवे के स्मूथ मसल्स, जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करते हैं। तो जैसे ही आप सैलब्यूटामॉल या टर्ब्यूटेलिन का, एस्पिरिन का पफ लेते हैं तो एकदम से एयरवे डायलेट हो जाता है, तो
डायलेट होता है तो उसमें हवा का फ्लो बढ़ जाता है। तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि ये अक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा में कंस्ट्रिक्शन हो रही है, नैरोइंग हो रही है, उस टाइम पे सडनली अगर हम सैल्ब्यूटामॉल एस्थलीन का पफ लेंगे या देंगे पेशेंट को, तो एयरवे डायलेट हो जाएगा। जब वो डायलेट होगा तो ऑब्वियसली एयर फ्लो बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली इस पफ के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन उस टाइम पे इसके साइड इफेक्ट्स कंसिडर्डली बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स। कुछ लोगों को रेगुलरली जब सैल्ब्यूटामॉल या टर्बिट्रिन पफ लेते हैं तो रिगलिंग ऑफ फिंगर्स हो जाता है, झुरझुरी होती है हाथों में, तो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। बट यस, एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा में बहुत ही जरूरी है। एस्थमा के पेशेंट्स को और हमें एडवाइस करना चाहिए, हमारे लव्ड वंस जिनको एस्थमा, उनको एडवाइस करें, उनको ये वीडियो दिखाएं, बताएं कि हर 1 सेकेंड आपके पास ये ब्रोंकोडायलेटर अवेलेबल होना चाहिए, आपके पॉकेट में, आपके बैग में, हर पॉसिबल जगह, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके बेड साइड टेबल में, आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल बैग में हमेशा आपके पास ये ब्रोंकोडायलेटर होना चाहिए, क्योंकि acute attack of asthma can also lead to death. This is that severe. ये इतनी खतरनाक चीज है कि हमें ध्यान रखना है, ब्रोंकोडायलेटर्स होने बहुत जरूरी हैं अगर किसी को एस्थमा है। इजी एक्सेस में विद इन 10 सेकेंड्स अवेलेबल होना चाहिए ब्रोंकोडायलेटर्स। ऑब्वियसली अदर तरह के ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड थियोफाइलिन, हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि हमारा टेक्निकलिटीज में जाने का कोई पर्पस नहीं है। आपको अपने डॉक्टर से, कंसल्टिंग डॉक्टर से पूछना चाहिए कि कौन सा बेस्ट ब्रोंकोडायलेटर है जो कि आपको इमरजेंसी यूज में रखना चाहिए। देन सेकंड होते हैं कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकेशन होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड पफ्स। ओरल भी देते हैं कुछ लोग। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो बेसिकली जो एयरवे में जो हवा की नलियां हैं, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हुआ है उनमें, जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन होती है, उस रिएक्शन को कम करते हैं। और ये हमने स्टेरॉइड्स का रोल कोविड-19 में भी देखा था, जबकि लंग में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही थी तो स्टेरॉइड्स से इन्फ्लेमेशन तुरंत कम हो रही थी। सेम वे में अगर एयरवे में इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो हवा की नली है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है, स्टेरॉइड्स उसको कम करते हैं। और लॉन्ग टर्म पे अगर इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तो एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा होने के चांस भी कम हो जाएंगे। एंड हेंस इन मेडिकेशंस का नाम दिया गया कंट्रोलर मेडिकेशंस, क्योंकि ये एक्यूट अटैक या कंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं, होने से प्रिवेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे हैं। तो अगेन ये भी बहुत जरूरी है। देन ऑब्वियसली अदर तरह के कंट्रोलर्स भी आते हैं, जैसे इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, बट ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए ब्रॉडली कि ब्रोंकोडायलेटर्स जरूरी हैं एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा में, एंड ये हमेशा आपके पास होने चाहिए। कंट्रोलर्स जो कि मेजर दवाइयां हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स, वो ऑब्वियसली अगर मिस भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा एक डोज मिस होने से, लेकिन ऑब्वियसली ये भी आपको रेगुलरली एज पर योर डॉक्टर्स एडवाइस लेना चाहिए अगर आप या आपके लव्ड वंस को एस्थमा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि एस्थमा इतनी बड़ी बीमारी है। मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया है कि एस्थमा क्या है और उसकी मेडिकेशन के प्रोटोकॉल क्या है और आपको क्या याद रखना, समझना जरूरी है। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे और अपने लव्ड वन जिनको एस्थमा उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करिएगा प्लीज। एज बीन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपको ये वीडियो अपने लव्ड वंस को जरूर फॉरवर्ड करना चाहिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो वाकई में पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।